हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन जान चुके थे, कैरोलस लिनियस ने दी थी जो, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दी थी। तो उसके हम टू किंगडम्स, हम थ्री किंगडम्स एक्चुअली डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हमें जो रेस्ट हमारे दो किंगडम है वो डिस्कस करने हैं। तो चैप्टर नंबर पहले हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 है ये आपका, क्लास 11th का बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ एक बार। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें डेफिनेशन देख ली थी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्या होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? क्या होता है? साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ओके, या फिर डिफरेंसेस। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का रीज़न जाना था कि क्यों नीड पड़ी इसकी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम देख चुके थे जिसमें हमने जाना था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि किसने दी थी ये किसने दी थी आपकी? कैरोलस। एक बार करा लेते हैं हम, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके इसको देख लेना। और इसमें हमने प्लांटी और एनिमिलिया को पढ़ा था, ठीक है। ये एक्चुअली प्लांटी और एनिमिलिया हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ हमने जाना था कि उन्होंने क्या दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दी थी जिन्होंने दो किंगडम के बारे में बताया था, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। इसके बाद हमारे आए थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले R.H. विटेकर। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमें R.H. विटेकर ने। स्पेलिंग में थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग आई गेस यही है, लेकिन कोई है गड़बड़ तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा हो सकता है भाई ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि NCERT बुक उठानी पड़ेगी इसके लिए। आप NCERT लेकर बैठना साथ में, NCERT में इसकी अच्छे से दी हुई है एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की। इसके बाद हमने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम तीन किंगडम पढ़ चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। मोनेरा हम कर चुके हैं, ठीक है। मोनेरा के बाद हम जो है प्रोटिस्टा देख चुके थे, प्रोटिस्टा। और इसके बाद हम फंगी। ये तीन क्लास जो किंगडम है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जा करके इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियोस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। इसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, CTET, HTET, रीट या फिर UP टेट के लिए, या किसी भी टेट एग्जाम के लिए या टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। तो बने रहना, ठीक है। तो मोनेरा, और इसमें हम मोनेरान में हम जो है बैक्टीरियाज को पढ़ चुके थे, ठीक है। प्रोटिस्टा में हम जान चुके थे, प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था जो हमने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन, नान, डायटम्स, ये सभी हमने प्रोटिस्टा में पढ़े थे। इसके अलावा फंगी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और फंगी में हमने जाना था कि सेल वॉल होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये सब जान चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांटी क्या है और एनिमिलिया क्या है? किंगडम प्लांटी से हम स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम प्लांटी एन है भाई ये, ठीक है, ये एन है यहाँ पे। एक सेकेंड, हो जाता है ये भी।
प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी, तो हम किंगडम प्लांटी से स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटी के बारे में हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी। तो एनसीईआरटी अगर आप चाहें हेल्प लेना तो एनसीईआरटी को साथ रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांट के बारे में। किंगडम प्लांट के बारे में क्या हम जानते हैं, तो जनरली जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लांट ही इस किंगडम के अंडर आते हैं। और प्लांट्स के बारे में आपको सभी को पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं। प्लांट्स आर जनरली, प्लांट्स कुछ फीचर्स होते हैं, प्लांट्स आर जनरली जनरली क्या होते हैं, प्लांट्स आर जनरली, पहली बात ये आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर के साथ साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक यानी कि इनकी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। थर्ड, ये आपके जो प्लांटी होते हैं वो आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक यानी कि ये अपना भोजन जो है खुद से बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर आती है बात, और यही फोटोसिंथेसिस यही था कि फोर्थ ये आपका फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो ये इसमें ही मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये इनकी क्वालिटीज़ है, ये आप कह सकते हो कि फीचर्स होते हैं प्लांटी के, प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में ये फीचर्स होते हैं। तो प्लांट जो होते हैं जनरली आपके ये सभी फीचर्स को शो करते हैं, ठीक है भाई। एक सेकेंड, तो अब आते हैं हम प्लांट्स में। सेल वॉल जनरली सेलुलोज की होती है, जबकि हमने फंगी में जैसे पढ़ा था ना काइटिन की होती है। इनमें जो सेलुलर वॉल होती है तो इनकी आप कह सकते हो कि सेल वॉल जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है इनके अंदर, इनकी सेल वॉल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एक फीचर इसका। हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, आपको पता है एक से ज़्यादा मोर देन वन सेल्स होंगी, मोर देन वन सेल, ठीक है। एक साल से ज़्यादा के होते हैं। अब यूकैरियोटिक आपको पता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ऑटोट्रोफिक होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या, खुद से का भोजन खुद बनाने वाले। इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रिपेयर, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, सेकंड भाई, दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, जैसे एयर वाटर का यूज़ किया, ठीक है, सनलाइट का यूज़ किया, तो ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना भोजन जो है बनाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। यूजुअली ये यूज़ करते हैं, यूजुअली दे यूज़ लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इनको कह सकते हो, ये होते हैं आपके ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके,
यूजुअली दे यूज़ लाइट एनर्जी, ज़्यादातर वो अपनी लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो हमने अभी तक देख लिया किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, जनरली जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आपके प्लांटी के अंदर आते हैं। प्लांट जो है जनरली सारे आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि वो आपके एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, जनरली मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। एंड यूकैरियोटिक होते हैं, जो न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड सेल वॉल जो होती है इनकी जनरली सेलुलोज की बनी होती है। प्लांटी किंग जो आपका किंगडम प्लांट के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद से बनाते हैं और इसी वजह से इनको ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है। आई होप आपको अभी तक की चीज़ें जो है ना समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट्स लिखने हो इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हो आपको किंगडम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं आपके किंगडम प्लांटी के? पहली चीज़ क्या है, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी चीज़, इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनका जो न्यूट्रिशन है यानी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थर्ड चीज़ क्या है कि ये फूड जो इनमें फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। फूड stored in the form of starch। फिर बात आती है कि ये मोस्टली जो है, जो आपके प्लांट होते हैं मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, ये हिल डुल अपने आप नहीं चलते ना, मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि रिप्रोडक्शन इनमें मोस्टली कैसा होता है, दो तरह से या तीनों तरह से होता है। वेजिटेटिव भी होता है, रिप्रोडक्शन मेनली वेजिटेटिव होता है। पहली बात तो वेजिटेटिव, जिनमें फूल फल नहीं लगते उनमें वेजिटेटिव होता है, ठीक है। वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरह का देखने को मिलता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, प्लांटी के अंदर, वो तीनों तरह से होता है, ठीक है। और फिर जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो अल्ट्रेशन को शो करता है जनरेशन में, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांटी शोज, क्या शोज करते हैं ये? अल्ट्रेशन, ALTERA, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन देखने को मिलती है इनमें, ठीक है। मेंटल्स वगैरह को पढ़ा होगा आपने। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांटी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजी में बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं आपके प्लांट्स। तो जो किंगडम प्लांट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फूड इनमें स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ये मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि चल फिर नहीं सकते। और इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह से देखा जाता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लाइफ साइकिल जो होती है प्लांटे की वो अल्ट्रेशन को शो करती है जनरेशन के अंदर। और इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये मेंटेन करके रखता है इकोलॉजिकल बैलेंस,
इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें आप अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हो, ठीक है, जो एक फिनोमिनन है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का, जो प्लांटी में देखने को मिलता है। आपकी जो एनसीईआरटी की लाइन है अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये लास्ट लाइन है जहाँ पर आप किंगडम प्लांटी को पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लेना, जहाँ पर लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होता है, जो अल्टरनेट चलते हैं। एक बार डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होगा और दूसरी बार हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होता है। तो इस तरह से जो है 2 फेजेस चलते हैं और इसी वजह से इनको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है कि एक प्रॉपर्टी शो करते हैं लाइफ साइकिल इनका प्लांटी का अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ होती है हैप्लॉइड की एंड डिप्लॉयड फेजेस की वो आपकी क्या होती है, अल्टरनेट होती है, ठीक है। और ये फेजेस जो है फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, 2 तरह के होते हैं। और वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द प्लांट्स, और हर एक प्लांट के हर ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है ये दोनों ही अल्टरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और एक बार हैप्लॉइड आपका गैमेटोफाइटिक। अब चलते हैं आगे। तो ये बात थी हमारी प्लांटी को लेकर के, किंगडम प्लांटी को लेकर के। अब बात करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के बारे में, किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमें एनसीईआरटी में भी बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं। किंगडम किंगडम एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमें क्या बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में देखो। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली एनिमेलिया जो होता है वो आपका मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसमें आप किंगडम में क्या कहोगे, इंक्लूड्स all the multicellular एनिमल्स। अब एनिमेलिया की बात हो रही है तो एनिमल्स ही होंगे, ठीक है, इसके अंदर सभी होते हैं। और एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो देखो जैसे ह्यूमन बीइंग जो है आपके सबसे पहले ये आपके किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स भी इनमें आते हैं, कैट्स हैं, ठीक है। जितने भी आपके एनिमल्स हैं सभी आएंगे। और फिश हो गई, जैसे फिश हो गई, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं वो सभी आपके जो है इसमें आएंगे, एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमेलिया के, कि ये जितने भी होते हैं एनिमल्स होते हैं जो भी, ये आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होंगे, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो आपके एनिमेलिया के अंदर आएंगे। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होते हैं, कैरियोटिक, जैसे आपके प्लांटी होते हैं ना ऐसे ये भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें ट्यून्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रोफिक नहीं होते, ये आपके हेट्रोट्रोफिक होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। आप इसकी इस डेफिनेशन भी पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम हेट्रोट्रोफिक। तो आपके जो एनिमेलिया है ये आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनिमल सेल्स जो हैं इनकी उनके अंदर सेल वॉल नहीं होते, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती थी, एनिमल सेल्स इनके अंदर जो है एनिमल सेल्स होती हैं, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या है आपका सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, तो ये मोस्टली आपके मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और उनमें जैसे स्टोर था फूड स्टार्च की फॉर्म में, इनमें जो होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा, फूड स्टोर्ड एज
ग्लाइकोजन, इसमें जो फूड होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर होगा। और प्लांट्स के अंदर ना नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर एक डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सोच विचार कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। तो ये होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमेलिया के। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि आपके प्लांटी के किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन आते हैं, सिर्फ प्लांट्स आते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कहा जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं प्लांटी भी, और ऐसे ही आपके जो है एनिमेलिया भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन वो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमेलिया आपके जो है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल सेल्स जो है आपकी सेल वॉल कंसिस्ट नहीं करती, जबकि प्लांटी के अंदर जो है सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और जो प्लांटी होते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि एनिमेलिया आपके मोटाइल होते हैं। इनमें जो फूड होता है स्टोर वो आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, उनमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। इनमें जो है नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, उनमें जो है कोई भी नर्वस सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता है प्लांट्स के अंदर। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एनिमेलिया किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में भी आपको पता लग चुका होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है दे दी है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन भी की हैं। और जैसे डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना आपके एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ जो है नॉर्मल से जो डिफरेंसेस है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें जो है इंजेक्शन होता है फूड का, ठीक है, और होलो जो एक इंजेक्शन होता है तो वो वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री में आ जाता है, ठीक है, जबकि प्लांट्स में वॉल्यूंट्री चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है। आप उनको पानी दोगे तो उनको पता पानी मिलेगा, अदरवाइज वो सूख जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं वो खुद से पानी नहीं ले सकते ना। तो अब आपका नेक्स्ट जो है, अभी हमने जो है पांचों किंगडम पढ़ लिए हैं जो हमारे आर.एच. विट्टेकर जी ने दिए थे। अब बात आती है वायरस के बारे में। वायरस को जानते हैं, वायरोइड्स को जानते हैं, प्रायंस को जानते हैं और लाइकेंस को जानते हैं। इनके ना आपको एक अलग से एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जहाँ पर आप 5 किंगडम को पढ़ने के बाद आप वायरसेस को, वायरोइड्स को, प्रायंस को एंड लाइकेंस को अलग से स्टडी करते हो। तो अब देखते हैं इनके बारे में। पहले उठा लेते हैं हम जो वायरसेस होते हैं। तो वायरस के बारे में आप क्या जानते हो? वायरस, अब नाम से समझ आ रहा है वायरस क्या होते हैं। वायरस को सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब तभी तो इनको 5 किंगडम से बाहर रखा गया है, वरना इनको भी जगह मिलती है 5 किंगडम के अंदर ही, ठीक है। वायरस जो है वो सेल के बाहर इनएक्टिव हो जाते हैं। दे आर इनएक्टिव they are inactive unless get any host। जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिल जाता तो ये उनकी बॉडी से बाहर रह के इनएक्टिव ही रहते हैं। वायरसेस की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या होता है कि वायरस जो है जब ये होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन करवा देते हैं। तो इसी वजह से होस्ट के अंदर दे रेप्लिकेट द जेनेटिक मटेरियल, their genetic material when goes inside the host body or when comes in contact with a होस्ट बॉडी, ठीक है। तो सिर्फ होस्ट बॉडी के अंदर जाके नहीं बल्कि उसके कांटेक्ट में भी आने से जो है ये एक्टिव हो जाते हैं वायरसेस। जब तक ये बॉडी के बाहर हैं तो ये जो है इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन जैसे ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये जो है एक्टिव हो जाएंगे बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। तो ये है आपका वायरस।
ये वायरस के बारे में आपको बताया भी गया है। और अगर वायरस की डेफिनेशन की बात करें तो वायरस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो डेफिनेशन क्या देंगे आप, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन अगर आपको वायरस की डेफिनेशन देनी हो तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए वायरस को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। वायरस क्या होते हैं? वायरस इज एन एसेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट, इज एन, एक सेकेंड, डेफिनेशन में वायरस इज एन एसेलुलर, एसेलुलर का मतलब इसमें खुद की सेल नहीं है। इन्फेक्टियस मतलब ये इन्फेक्शन फैलाती है। इन्फेक्टियस एजेंट मतलब फैलाने वाला, ठीक है, ये एक एजेंट है। एजेंट कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड, और ये एनक्लोज्ड होता है, एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, ठीक है, इसमें एक प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर ही ये होता है जेनेटिक मटेरियल इनका। और ये जब बॉडी के बाहर होते हैं वायरसेस तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं होस्ट बॉडी के या बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। वायरस में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में मिल सकता है आपका? ये आपका मिल सकता है डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो वायरसेस में दोनों फॉर्म में हो सकता है, डीएनए और आरएनए में हो सकता है। वायरस में दोनों डीएनए और आरएनए सिमिल्टेनियसली नहीं होते, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, तो ये याद रखना, ये दोनों सिमिल्टेनियसली यानी कि एक साथ नहीं होंगे। और लगा दिया, दैट मीन एक ही चीज़ रहेगी, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। जनरली वायरस के पास या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। दे डू नॉट हैव DNA and RNA सिमल्टेनियसली, एक साथ नहीं रखते ये, सिमल्टेनियसली, ठीक है, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, एक ही चीज़ होगी भाई, ठीक है। तो ये था हमारे वायरस के बारे में। वायरस क्या, आपने डेफिनेशन देख ली, वायरस के बारे में आपने पता कर लिया वायरस क्या होते हैं। वायरस आर द इनएक्टिव एजेंट, कह सकते हो इनएक्टिव एजेंट या फिर इन्फेक्टियस एजेंट अनलेस गेट एनी होस्ट बॉडी, ठीक है, जब तक इनको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिल जाती तो ये होते हैं। जैसे डेफिनेशन मैंने बाद में लिख दिया आपको, अगर ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। और ये एक इनका फीचर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दे रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल व्हेन गोज इनसाइड द होस्ट बॉडी और व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द होस्ट बॉडी। जब ये होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं, उन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं। इनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये जो है रेप्लिकेट होती हैं, ठीक है। जब ये होस्ट बॉडी में जाएगा और कांटेक्ट में जाएगा तो ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है आपके वायरस के बारे में। अब हम वायरस का स्ट्रक्चर एक बार देख लें। हमने देख लिया वैसे तो प्रोटीन कोट होता है, डीएनए या फिर आरएनए की फॉर्म में होंगे जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है। प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं, याद रखिएगा, जो इसका प्रोटीन कोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये जो प्रोटीन कोट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, ये कैप्सिड कहा जाता है इसको, ठीक है। प्रोटीन कोड जो है कैप्सिड होता है, उसके अंदर ये आपका होता है, ठीक है। तो ये था आपके इसके बारे में। अगर कैप्सिड क्या होता है तो आप कैप्सिड का कह सकते हो सीधा, क्योंकि प्रोटीन कोड है तो कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, ठीक है। एक सेकंड को मैं डेफिनेशन लिख के देती हूँ नेक्स्ट पे। तो इसमें क्या है, कैप्सिड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कैप्सिड। यहाँ से ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम, जो आपका टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर, या और भी जो आपके स्कूलिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है। तो कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड इज, आपको पता होना चाहिए, कैप्सिड इज द प्रोटीन कोड, कैप्सिड इज द प्रोटीन कोड surrounding the
जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस। ठीक है, एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करने वाला एक प्रोटीन का कोट होता है कैप्सिड। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? एक प्रोटीन का कोट होता है जो कि एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके रखता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है पढ़ लिया है वायरस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये ऐसे वायरस होते हैं, वायरस का ही टाइप होता है। जैसे हमने कैप्सिड के बारे में पढ़ा, कैप्सिड क्या होता है, इसका ही पार्ट है, वायरस के पार्ट में ही आता है। तो ऐसे ही एक जो है वायरस आता है बैक्टीरियोफेज, BACTERIOPHAGE, ये स्पेलिंग है बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या है? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, वायरसेस विच इन्फेक्ट, ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो क्या है, बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर लेते हैं। इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरियोफेज है 2 वर्ड से बना है। अब देखो, बैक्टीरियो से बैक्टीरिया, फेज। ठीक है, तो फेज को हम ऐसे लिख देते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया और फेज से बनकर बना है। तो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फेज का मतलब क्या है? इन्फेक्ट करना। तो ये होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बैक्टीरियोफेजेस 2 वर्ड से बना है, बैक्टीरिया और फेज। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। आई होप आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सेकंड। और इनके बारे में एक बात बता देती हूँ, ये हमेशा आपके डबल स्ट्रैंडेड होंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं, ये आपके डीएनए होता है इनमें। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो इन वायरसेस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो ये आपके क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं आपके। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, ये आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। वायरसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आते हैं वायरोइड्स के पर। तो वायरोइड्स के बारे में जानते हैं, वायरोइड्स क्या होते हैं। वायरोइड्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वायरोइड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे वायरोइड्स को। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। वायरोइड्स को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन क्या होगी? तो वायरोइड्स आर स्मॉल इन्फेक्टियस, क्योंकि इन्फेक्शन ये भी हो जाते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट्स consisting of a short, इनके पास एक छोटा short circular RNA होता है, RNA मॉलिक्यूल। और ये इस मॉलिक्यूल का कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, जैसे उसमें डीएनए में हो रहा था ना वायरसेस में, उसका प्रोटीन कोड था मॉलिक्यूल विदाउट ए। इसमें वायरोइड्स में नहीं होता प्रोटीन कोड, विदाउट ए प्रोटीन कोड। ठीक है, यानी कि क्या है कि वायरोइड्स जो हैं, वायरोइड्स क्या हो गए? वायरोइड्स हो गए आपके नेकेड
NAKED, क्योंकि प्रोटीन कोट नहीं है तो नेकेड RNA, ठीक है। नेकेड RNA को आपने वायरोइड बोला है, तो वायरोइड्स क्या होते हैं आपके, नेकेड होंगे, RNA होंगे, ठीक है। इनका कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन कोट लिख लेते हैं, प्रोटीन कोट आर नॉट प्रेजेंट इन वायरोइड्स, ठीक है। तो प्रोटीन कोट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। और वायरोइड्स मेनली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। वायरोइड्स कॉजेज CAUSES, तो ज़्यादातर ये क्या है, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, कॉजेज डिजीज, या फिर कॉज कर सकते थे, एस को हटा देते हैं। वायरोइड्स कॉज डिजीज DISEAS, क्योंकि एक तरह की नहीं, हर एक बहुत सारी टाइप की होती हैं। वायरोइड्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स में नहीं बट प्लांट्स में ये डिजीज फैलाते हैं वायरोइड्स। तो वायरोइड्स के बारे में हमें पता लगा। वायरोइड्स क्या होते हैं, ये जनरली आपके स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं, वायरोइड्स। और ये क्या होते हैं आपके, इनके पास एक शॉर्ट सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता। और वायरोइड्स जो है, इसका मतलब क्या है, ये आपके नेक्ड RNA होते हैं। नेकेड RNA का मतलब क्या है कि इनमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है वायरोइड्स के अंदर, और ये आपके प्लांट में डिजीज फैलाने का काम करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में डिजीज फैलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका चैप्टर में आपका लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे पहले हम जो मेन चीज़ें ना वो यही थी कि आपको वायरसेस के बारे में पता हो, वायरोइड्स के बारे में पता हो। वायरोइड्स आपको पता है कब आया था, ये आपका एक आपके इसको डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे, ये आपके NCERT पे भी मेंशन है। ये इसको जाना गया था 1971 में, इन 1971 वायरोइड्स का जो कंसेप्ट आया था वो 1971 में आया था, और ये दिया था TO डाइनर करके नाम था। TO डाइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज सिमिलर देन द वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इस वायरोइड ने फैलाई थी एक डिजीज, ठीक है। और ये क्या था, एक इन्फेक्टियस एजेंट था, वायरोइड्स, वायरोइड्स, इन्होंने वायरोइड्स बताया था। और ये क्या था, आपका एक इन्फेक्टियस TIOUS infectious agent and caused इसने क्या कॉज किया था, एक डिजीज DISEAS डिजीज, नाम था डिजीज का, क्या नाम था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है, ये डिजीज़ का नाम था। तो ये आपके वायरोइड्स की वजह से होने वाली डिजीज़ थी, और ये 1971 में डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी, TO डाइनर ने की थी वायरोइड की डिस्कवरी, और इन्होंने देखा था एक इन्फेक्टियस एजेंट एक डिजीज़ को कॉज किया था जिसने, ठीक है। तो ये था वायरोइड्स के बारे में। अब लाइकेन्स की बात आती है। लाइकेन भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लाइकेन देख लेते हैं। तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस की स्पेलिंग है LICHENS, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं आपके सिंगल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें आपके एक दो पार्टनर होते हैं, एक होता है एल्गल, एक एल्गल पार्टनर होता है, पार्टनर यानी कि एक एल्गल ऑर्गेनिज्म है, और एक आपका फंगल है, फंगल पार्टनर, ठीक है। तो दो इसमें पार्टनर होते हैं, एक एल्गल होता है और एक आपका फंगल होता है। और ये क्या करते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मेक्स ए सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें एक दूसरे को फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन डिपेंडेंट on each other for
फूड एंड शेल्टर। शेल्टर देखो अब नाम से समझो, फूड और शेल्टर के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होंगे। जैसे आपका एल्गी है, एल्गी क्या करेगा, फूड बना सकता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फंगल क्या है, फंगल पार्टनर जैसे आपका मशरूम है, वो फूड खुद नहीं बनाएगा लेकिन वो शेल्टर दे सकता है, उसकी छाँव में जो है ये पनप सकता है आपका एल्गी, ठीक है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इससे बनता है आपका लाइकेन। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं, लाइकेन्स हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं, जहाँ पर एक ये दो पार्टनर होंगे, एक आपका एल्गल पार्टनर होगा, एक आपका फंगल पार्टनर होगा। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे किसी ना किसी चीज़ के लिए, मोस्टली आपके फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एल्गल पार्टनर फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिख लेते हैं, एल्गल पार्टनर does photosynthesis and provide food to the fungal partner, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपने जो है इसको फंगल पार्टनर को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो आपका फंगल पार्टनर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गल पार्टनर। अब इस तरह से हम कर सकते हैं, फंगल पार्टनर प्रोवाइड्स शेल्टर टू द एल्गल पार्टनर, ठीक है। तो ये अपने एल्गल पार्टनर को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है इनके बीच में डिफरेंसेस। अब जो फंगल पार्टनर होता है वो आपका वाटर भी प्रोवाइड करता है फूड में, ठीक है। और जो है फंगल पार्टनर जो है, एल्गल पार्टनर जो फोटोसिंथेसिस करता है और फंगल पार्टनर जो है ये शेल्टर तो देता ही देता है, इसके साथ साथ जैसे अब इसने तो फूड बना लिया एल्गल ने, लेकिन फंगल का काम क्या होता है, ये आपका वाटर भी देगा, वाटर प्लस मिनरल्स मतलब धरती से मिनरल्स निकालेगा, वाटर निकाल लेगा, ठीक है। और प्रोटेक्शन भी देगा, एंड प्रोटेक्शन, ये तो सिर्फ शेल्टर नहीं बल्कि ये सभी चीज़ें, वाटर, मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, आपका फंगल पार्टनर प्रोवाइड करता है। ये याद रखिएगा भी, फंगल के काम क्या है, वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एल्गल का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर कौन दे रहा है, फंगल दे रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के बिना जो है फूड नहीं बना सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, और इन्हीं को बोला जाता है लाइकेन। तो लाइकेन जो है एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द एल्गल एंड फंगल पार्टनर्स, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब सिम्बायोसिस मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसमें एक वर्ड आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, सिम्बायोसिस क्या होता है ताकि आपको पता लगे। सिम्बायोसिस होता क्या है, सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस एक प्रोसेस होती है, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक एसोसिएशन होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है। तो सिम्बायोसिस इज ए क्लोज एसोसिएशन between two different organisms living together, ठीक है। तो दो जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक क्लोज एसोसिएशन को शो करता है आपका सिम्बायोसिस। और ये जो लिविंग एक साथ रह रहे हैं, जनरली वो बेनिफिट लेंगे एक दूसरे, जनरली विद बेनिफिट्स, एक दूसरे को हार्म नहीं करते ये, ठीक है, ये एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, बेनिफिट्स टू बोथ पार्टनर्स
इन म्यूचुअलिस्टिक कह सकते हो, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइकेन में जो एल्गल और फंगल पार्टनर्स होते हैं वो क्लोजली जो है रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, या क्लोजली जो है एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसमें भी यहाँ पे फंगल एंड एल्गल पार्टनर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड इन लाइकेन। तो एग्जाम्पल है इन लाइकेन फंगल and algal partners are very closely associated, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो तब वो लाइकेन बनाते हैं या तब उनको आप लाइकेन कहते हो। तो ये एग्जांपल है सिम्बायोसिस को शो करने वाला, ठीक है। तो सिम्बायोसिस आपको पता लग गया। सिम्बायोसिस क्या है, एक क्लोज एसोसिएशन होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और जनरली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, और वो एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाने में, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल एक रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को हार्म बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अब जो है हमारा मोस्टली सारे जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हमारी समरी दी गई है एनसीईआरटी की बुक में। तो ये सारा जिस्ट था, मैंने 2 वीडियो में कवर करा दिया है। एक बार जो है हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सामने आए थे, और इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी इसमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसका भी यहाँ पर जो है कवरेज में दे रही हूँ, कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को उसकी सिमिलरिटीज़ या फिर डिफरेंशियल्स के बीच पर के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना, ठीक है। तो अरेंजमेंट कह सकते हो, अरेंजिंग या अरेंजमेंट of organisms in different classes on the basis of similarities and differences। तो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आप ऑर्गेनिजम्स को उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर क्लासीफाई कर देते हो या उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने 2 तरह की सेल्स पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या, जैसे मोनेरॉन्स है वो आपके प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, एक ऐसे सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और ट्यून्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, एक बार लिख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगर आप डेफिनेशन चाहें तो मैं डेफिनेशन भी बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल इज ए सेल विच कंसिस्ट नो मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड हमारा था यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या था, ये आपके ये इनके अंदर जो है ट्रू सेल की बात हो रही है ना, एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इनके अंदर क्या था, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ए सेल हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था और वो सराउंडेड था एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जैसे हमारा अमीबा आया था, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था, तो उसमें हमने सूडोपोडिया एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था,
सूडोपोडिया क्या था? सूडोपोडिया क्या था? आपकी फॉल्स फीट थी। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट थी जो उसकी मूवमेंट और फूड को एंगल्फ करने में हेल्प करी थी अमीबा के। तो सूडोपोडिया क्या था? टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस थे जो कि यूज़ हो रहे थे मूवमेंट और फीडिंग के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन वैसे मैं लिख देती हूँ उसकी, टेम्परेरी क्योंकि बाद में ये जैसे जैसे वो अपनी शेप को चेंज करता था, साइटोप्लाज्म उसका चेंज होता था, तो वैसे वैसे उसके सूडोपोडिया भी कभी बन रहे थे कभी हट रहे थे, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या थे? टेम्परेरी थे। साइटोप्लाज्मिक क्योंकि सेल की ये प्लाज्मिक थी, साइटोप्लाज्मिक सेल की प्लाज्मा जो होती है उसकी वजह से बनता था प्रोजेक्शंस, और इनको यूज़ किया जाता था, यूज्ड फॉर द मूवमेंट एंड फीडिंग खाने के लिए और जो है मूवमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था सूडोपोडिया को, ठीक है। अब बात आती है सीलिया की। सीलिया क्या है? पैरामीशियम के अंदर, अमीबा के अंदर हमने सूडोपोडिया देखा था और जो है इसके अंदर हमने देखा था सीलिया। सीलिया क्या था? अब सीलिया क्या था? पैरामीशियम का पार्ट था और ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हेयर लाइक या थ्रेड लाइक कह सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको सब रिकॉल हो रहा होगा। स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प, ये फीडिंग में नहीं बल्कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, दैट हेल्प इन द मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये आपके पैरामीशियम में जनरली देखने को मिलेंगे, पैरामीशियम में जो का प्रोटिस्टा का पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं है, एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एक, आपने ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था, तो अभी तक 5 कर लेना हमने डिस्कस। 6 पॉइंट है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। तो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, आप कर लेना इसको। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं वो आपके ऑटोट्रोफिक हैं। और हेटरोट्रोफिक क्या है? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे सोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये है हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दैट डिपेंड or obtain their food from other sources, जो या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, या ऑब्टेन करते हैं दूसरे सोर्सेज से अपने फूड को। तो ये होगी इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। अब इसमें ऑटोट्रोफिक हो गया, हेटरोट्रोफिक हो गया। अब एक हमने पढ़ा था सैप्रोफाइटिक, जब हम फंगी को पढ़ रहे थे, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑब्टेन होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन obtained from dead and decaying मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। जो हमारे आसपास जो है डेड और डिकेइंग मैटर है उनसे जो फूड लिया जाता है वो तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मोस्टली फंगी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमने वायरस पढ़ लिया था। वायरस आपको पता लग गया वायरस क्या है? वायरस की डेफिनेशन है पर्टिकुलर। वायरस क्या था? तो वायरस क्या है आपका? एसेल्युलर, इसकी खुद की सेल नहीं होती, ठीक है, इनएक्टिव होता है। एसेल्युलर इन्फेक्टियस एजेंट containing genetic material surrounded by
सराउंडेड, प्रोटीन कोट होता है ना, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में। मैंने सारा जस्ट बता दिया है चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए, याद होनी चाहिए, और सिर्फ याद मतलब रटनी ही नहीं है, आपको समझ के आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं अब लिख पा रही हूँ ना, तो इस तरह से आप भी लिख पाए, जैसे रिकॉल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएँ। अब इतना होने के बाद फिर हम वायरॉइड्स पर आए थे, और इससे पहले जो है हमने देखा था कि जो वायरस में एक प्रोटीन कोट होता है वो उसमें कैप्सिड का होता है ना, कैप्सिड। तो कैप्सिड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं, टीचिंग एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो कैप्सिड के बारे में पूछ लिया जाता है। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट, और ये सराउंडेड बाय द या प्रोटीन कोट होता है जो सराउंड करके रखता है, सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, ठीक है। ये प्रोटीन कोट होता है जो सराउंड करके रखता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, तो सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस। एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करके रखने का काम होता है कैप्सिड का। वायरस के बाद आते हैं वायरोइड्स पे। वायरोइड्स हम पढ़ चुके हैं। वायरोइड्स में आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए या आरएनए की वजह से सिर्फ इसमें डीएनए का ऑप्शन ही नहीं है, ये आपका आरएनए का ऑप्शन है। तो ये आपका एक स्मॉल इन्फेक्टियस सर्कुलर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। तो ए स्मॉल इन्फेक्टियस सर्कुलर होता है, गोल होगा, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोड नहीं है, तो विदाउट ए प्रोटीन कोड, ठीक है, इसे प्रोटीन कोड नहीं होता, विदाउट ए प्रोटीन कोड। तो विदाउट प्रोटीन कोड जो आपका सर्कुलर आरएनए होता है और इन्फेक्टियस होता है उसको बोला जाता है वायरोइड्स, ठीक है। वायरोइड्स के बारे में हमें पता लग गया। अब वायरोइड्स के बाद हमारा जो लास्ट था पॉइंट वो था लाइकिन के बारे में हमने पढ़ा था। लाइकिन क्या होता है? लाइकिन इज सिंपली ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंगल पार्टनर, ठीक है। तो ये लाइकिन इज सिंपली ए क्लोज एसोसिएशन between algal and fungal पार्टनर। एल्गल और फंगल पार्टनर के बीच में एक क्लोज एसोसिएशन होता है, उसको हम लाइकिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। अब कुछ और वन लाइनर मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन कर लेती हूँ। जैसे एक मिनट में आपने उसका आंसर देना है, साथ साथ आप आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपने बताना है जो मोनेरान होते हैं, मोनेरा वो क्या होते हैं? मोनेरा आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं? तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, साथ साथ जल्दी करेंगे। अब आपको सेकंड में आपको पूछे, आपने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं अभी, ठीक है। मोनेरान है, जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो बताना है। थर्ड आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं फंगी के। अब फंगी है, जैसे फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की होती है? काइटिन की होती है, सेलुलोज की होती है, किस चीज़ की होती है? नंबर डाल के आंसर लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। फिर आती है बात प्लांटी की। प्लांटी जो होते हैं उनमें जो है प्लांटी क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं या सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। अब आते हैं हम जो एनिमेलिया होता है, प्लांटी के बाद एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। एनिमेलिया जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, क्या होते हैं? फिर आपने वायरस का लिखना है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, वायरस के बारे में लिखना है। ये आपका सेलुलर होता है, एसेलुलर होता है, क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। 7th पॉइंट है आपका वायरस हो गया वायरोइड्स।
वायरोइड्स के बारे में लिखेंगे। वायरोइड्स के बारे में कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। वायरोइड जो है आपका, ये सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए डीएनए होता है, क्या होता है। फिर आपका आता है लाइकिन। लाइकिन के बारे में एक वर्ड लिखेंगे। लाइकिन का आप बता दो कि किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, या एसोसिएशन होता है। क्लोज एसोसिएशन किसको शो करते हैं, लाइकिन्स आपके। फिर आपने अमीबा के बारे में बताना है। अमीबा, अमीबा रह गया था ना हमारा। अमीबा के बारे में बताएंगे। अमीबा में कोई भी ऐसा फीचर जो आपने अलग से नोट किया हो इस वीडियो में, जैसे हमने पढ़ा था सीलिया, जैसे सीलिया होता है पैरामीशियम में, ऐसे अमीबा में क्या होता है, अमीबा में सूडोपोडिया। तो ये चीज़ें लिखनी है आपने, ठीक है। पैरामीशियम, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख देना अपने नंबर वाइज, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ा था ना इसमें हमने। वो बैक्टीरिया होता है या फंगी होते हैं, क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बारे में एक वर्ड लिखेंगे आप। ये अच्छा, आप ये बता देना कि ये ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है, या क्या है, ठीक है। अब एक और बता देती हूँ, हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वो छोड़ दिया है, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं, एक सेकेंड, मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इसका आंसर लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कौन सी गैस को, मिथेनोजेंस कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके 12 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में रीड करूँगी ज़रूर, ठीक है। तो अभी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। 2 वीडियोस बनी हैं, दोनों वीडियोस को वॉच कर लेना अच्छे से। तो स्टूडेंट, आज जो है क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझ लिया है। तो आपने ध्यान रखना है, बायोलॉजी को आपने बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ के करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरसेस, वायरोइड्स और लाइकेंस के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है, हो गए होंगे ना। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है अगर आपको ये पसंद आई है तो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना है आपने मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के 50 इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए, या NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दें जो कि 11th क्लास का हमारा 3rd चैप्टर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।